तो फिर नेट के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं यार कोई खाद बताओ, कौन सी खाद दूं मैं अपने पौधे को तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसको फल लगे, फल लगता है गिर जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें बाद में जन्म लेती हैं। 16 अप्रैल 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। ये फर्टिलाइज़र सीरीज़ चल रही है, खादों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम गाय के गोबर के फ़ायदे और नुकसानात पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्जियां हमारी थोड़ी सी लग गई हैं, यानी टमाटर फिर से पक गए हैं। अब फिर कहेंगे अरे ये क्या, फिर से टमाटर तोड़ रहा है और बातें कर रहा है। जनाब क्या करें, रियलिटी है ना, तो रियलिटी से हम नज़रें या मुंह नहीं फेर सकते। देखिए कितने कितने बड़े टमाटर हो चुके हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस मेरे बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में भी बहुत सारी सब्जियां हो सकती हैं। मैं असल में टमाटर और हरी मिर्च के अलावा बहुत ज़्यादा सब्जियां उगाता नहीं हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे पास इतनी स्पेस बच नहीं पाती है कि मैं हर सब्ज़ी अपने घर के लिए ही उगाऊं। मैं आपको उगा कर बताता ज़रूर हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि हम लोग घरों में ये उगा सकते हैं। आप थोड़े पैमाने पर उगाएं या बड़े पैमाने पर उगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको बताना, गाइड करना कि आप भी घरों में सब्जियां लगा सकते हैं। आज की हार्वेस्ट इतनी काफ़ी है, अभी और भी बहुत सारे टमाटरों के गुच्छे लगे हुए हैं जो कि वक्त के साथ साथ पकते रहेंगे और हम उतारते रहेंगे। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं गाय के गोबर का हमने कैसे इस्तेमाल करना है पौधों के लिए। एक पल के लिए आप मान लीजिए पूरी दुनिया में कोई खाद अभी मौजूद नहीं है और सिर्फ गाय का गोबर ही अभी मौजूद है। तो इसको आप कंप्लीट खाद के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का गोबर हो, भैंस का हो, बकरी की मेंगनी हो, बकरे की हो, खरगोश की पूप हो, इन सब को आप कंप्लीट फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि पुराने ज़मानों में लोग करते आए हैं। लेकिन उसका यूज़ आज के ज़माने में कम क्यों हो गया और बहुत से लोगों ने छोड़ भी दिया। असल में गाय के गोबर को इस्तेमाल करने का तरीका होता है। अगर हम उसके तरीके के हिसाब से उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें अच्छा फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा उस पर भी बात करते हैं इस सीरीज़ में, जो कि खादों के बारे में चल रही है। इसमें मैं आपको बेनिफिट्स बताने वाला हूँ हर किस्म की खाद के और केमिकल खाद के फ़ायदे और नुकसानात। इस सीरीज़ के अंदर मैं खाद के बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा। उसके बाद हम सीरीज़ शुरू करेंगे कि कौन सी खाद किसके साथ हम मिक्स करके पौधों में डालें तो कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल पत्तों की खाद और गाय के गोबर को मिक्स करके मिट्टी में डाल सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी सीरीज़ में आने वाली है, फर्टिलाइज़र की सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा। हो सकता है कि 20 वीडियोस बने, हो सकता है कि 10 वीडियोस बने, जितनी भी बने सारी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। चलिए गाय के गोबर पर आते हैं। गाय का गोबर असल में घास ही होती है। जो भैंस बकरियां चारा खाती हैं, ग्रीन फूड खाती हैं, वो सारे का सारा 12 घंटे या 8 घंटे के अंदर अंदर डिकम्पोज होकर बाहर निकल आता है गोबर के रूप में। लेकिन ये फुली डिकम्पोज नहीं होता, इसको हमें डिकम्पोज करना पड़ता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, अमोनिया गैस और मीथेन गैस, जो कि दोनों ही बहुत ख़तरनाक हैं अगर इनका असर हम कम ना करें। गाय के गोबर को खेत की मिट्टी में इस्तेमाल करना, गमलों की मिट्टी में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसको इस्तेमाल असल में करना कैसे है, ये काफ़ी लोगों के सवालात रहते हैं। अक्सर हमने नोट किया है हम गाय का गोबर पौधों में इस्तेमाल तो करते हैं, हमें फ़ायदा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, तो इवन हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपको इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है। इसका वैसे NPK का रेशियो आपको बताऊँ तो 3-2-1 का है, यानी 3% नाइट्रोजन है, 2% फॉस्फोरस है और 1% इसके अंदर पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा कम है। वैसे इसके अंदर 18 के 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और ये भी डिपेंड करता है कि भैंस को किस किस्म का चारा खिलाया जा रहा है, क्या फूड उसको दे रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब कुछ मौजूद है उस फूड में या नहीं। सिर्फ एक टाइप की ही घास खिलाई जाएगी तो जाहिर सी बात है गाय ने तो उसको डिकम्पोज करके बाहर निकाल देना है, तो जो उसको खिलाया होगा वही गाय के गोबर के अंदर होगा। इसलिए रंग बिरंगा चारा खिलाया जाए, मतलब सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, घास, दरख्तों के पत्ते, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें खिलाई जाएंगी तो फिर गाय के गोबर के अंदर भी वो सब कुछ मौजूद होगा। तो इसको एक कंप्लीट खाद के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये है एक उपला। गीला गाय का गोबर कभी भी खेत में फैलाना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो उसमें जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा उगेंगी, क्योंकि जब गाय, भैंस या बकरी कोई भी हरा चारा खाती है तो उसके साथ बीज भी खा जाती है, तो बीज जल्दी डिकम्पोज नहीं होते और गोबर के रूप में वो बाहर निकल आते हैं। तो जब हम गीला ही गाय का गोबर खेत में या गमलों में फैला देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो दीमक पैदा होगा, दूसरे नंबर पर अमोनिया गैस, तीसरे नंबर पर मीथेन गैस,
चौथे नंबर पर जो बीज उसके अंदर मौजूद हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब जड़ी बूटियां उगने लगती हैं। तो जड़ी बूटियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खेतों में पाई जाती है, तो वो आता है गाय के गोबर की वजह से, वो भी जो डिकम्पोज ना हुआ हो, ताज़ा गोबर हो। इसलिए इसको सुखा लिया जाए, किसी हद तक कुछ बीज पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली सीड फिर भी उग जाते हैं जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमें इसको डिकम्पोज करना पड़ता है। डिकम्पोजिशन के ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वीडियोस आएंगी। कुछ सालों पहले भी इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी कि गाय के गोबर को अपने डिकम्पोज कैसे करना है, लेकिन नए तरीके से, नए अंदाज के साथ हम कैसे इसको डिकम्पोज करेंगे कम टाइम में, वो आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। जो हमें नर्सरी से गाय का गोबर मिलता है वो भी डिकम्पोज नहीं होता, बस वो सूखा होता है और उसको भारी किया होता है, तो वो इसको डिकम्पोज कहकर ही सेल कर देते हैं, जबकि वो डिकम्पोज नहीं होता। डिकम्पोज तब होगा जब इसका कलर डार्क ब्राउन कलर में बदल जाएगा। अभी ये ग्रीनिश कलर में है और इसकी जब हम स्मेल करेंगे तो हमें गैस की स्मेल फील होगी, अमोनिया और मीथेन गैस। अगर ये फुली डिकम्पोज हो जाएगा, जब हम इसको स्मेल करेंगे तो इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे कि मिट्टी की खुशबू होती है। बारिश जब होती है, बरसात के मौसम में मिट्टी के ऊपर जब पानी पड़ता है तो उसमें से जो खुशबू निकलती है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू इसके अंदर भी पाई जाएगी जब ये फुली डिकम्पोज हो जाएगा। तो फिलहाल डिकम्पोज नहीं है, फिर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका इस्तेमाल करने का क्या है, आप इसको बारीक कर लीजिए। जैसे ये उपला था, इसको बारीक कर लिया गया और इसको हम गमले के सरफेस के ऊपर फैला सकते हैं थोड़ा सा। एक 12 इंच का गमला है तो उसके अंदर एक मुट्ठी हम हर 7 से 8 दिन के बाद डाल सकते हैं। इससे क्या होगा फ़ायदा, एक तो आपकी मिट्टी नरम हो जाएगी, दूसरा उसके अंदर केचुए भी पैदा होने लगेंगे, और तीसरा मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी भी ऐड होती रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। अगर इसका ओवर यूज़ हो जाए तो पौधों के पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। इसलिए इसका थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ये फुली डिकम्पोज हो जाए तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी इस्तेमाल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती पौधों को। अगर फुली डिकम्पोज नहीं है तो फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अमोनिया गैस और मीथेन गैस ज़्यादा बनेगी, जिस वजह से आपके पौधे की जान जा सकती है। उससे भी आसान तरीका बताता हूँ आपको। गोबर अगर डिकम्पोज नहीं है तो पानी लीजिए, उसके अंदर आपने थोड़ा सा 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी या इतना आप डाल सकते हैं कि वो पानी के अंदर डूब जाए। मतलब आप गोबर डालने के बाद में किसी डंडे की मदद से, स्टिक की मदद से पानी को हिलाते हैं तो आसानी से पानी घूम जाए। इसका मतलब गाय का गोबर बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर डंडा ना घूमे तो फिर समझ जाइएगा बहुत ज़्यादा आपने गाय का गोबर डाल दिया है पानी के अंदर। ये आप पर है, थोड़ा डालिए, कम डालिए। अब मैंने गाय का गोबर इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं 24 घंटे के लिए शेडी एरिया में रखूँगा, धूप में नहीं रखना, क्योंकि इसके पीछे भी बैक्टीरियाज और फंगाई काम कर रहे होते हैं। तो 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी काफ़ी सारी हीट और गैस कम हो जाएगी। 24 घंटे के बाद आपने ये वाला पानी छान लेना है और इस पानी को 10 लीटर सादे पानी के अंदर मिक्स करना है और हर गमले के अंदर 1-1 गिलास हर 4 से 5 दिन के बाद डालते रहना है। वैसे ये भी डिपेंड करता है, अगर बड़ा दरख्त है आपके पास तो फिर आपको छानने की या इसको ज़्यादा पानी के अंदर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ आप इसी तरह मिट्टी में, ज़मीन में डाल सकते हैं। अगर पौधे छोटे हैं, जैसा कि घरों में गमलों के अंदर पौधों की लाइफ कम होती है, उनकी एज भी कम होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी पौधे की एज उस हिसाब से ही काउंट की जाएगी। गमलों के अंदर पौधों की ज़्यादा जड़ें बनती नहीं है क्योंकि जगह बहुत कम होती है। इसलिए 10 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर ये खाद वाला पानी मिक्स करना है और हर गमले में थोड़ा थोड़ा हर 3 से 4 दिन के बाद, या डेली भी डाल सकते हैं। ये पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कैसी चल रही है। अगर किसी पौधे का ग्रोइंग सीजन है, उसको फल लग रहा है, तो फिर आप हर 2 दिन के बाद भी ये पानी डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल की वजह से आपकी मिट्टी के अंदर ज़्यादा हीट नहीं बनेगी, क्योंकि ये गर्म खाद है। तो गर्म खाद का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया जाए तो पौधे की जान भी चली जाती है। वैसे भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, जो कि पौधे के पत्तों को हरा भरा करती है। जब फ्रूटिंग स्टेज पर पौधा हो तो गाय का गोबर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल उस स्टेज के ऊपर करेंगे जबकि पौधे के ऊपर छोटा छोटा सा फल लग रहा है या फूल लग रहा है और आपको मालूम है इसके अंदर से फल बनने वाला है, तो उस स्टेज के ऊपर नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने की वजह से पौधे के फल का साइज छोटा ही रह जाएगा, पौधे के पत्ते ज़्यादा आने लगेंगे, टहनियाँ ज़्यादा बनने लगेंगी। इसका मतलब फूल या फल गिर जाएगा। उस स्टेज के ऊपर पौधे को फास्फोरस और पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि सबसे ज़्यादा पौधे का फोकस उसके फ्रूट के ऊपर ही रहे, ना कि अपने नए नए पत्ते निकालने पर। अगर आप ये मानकर चलेंगे कि दुनिया में कोई और खाद मौजूद नहीं है सवाए गाय के गोबर के, तो फिर यकीन मानिए आपकी कंप्लीट गार्डनिंग गाय के गोबर के ऊपर शिफ्ट हो सकती है एज अ खाद। 2 तरीक़ों से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल होता है, जैसा कि ये पाउडर है, इसका पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए, मिट्टी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट इसके अंदर हर किस्म का पौधा आप नहीं लगा सकते। सिर्फ वही पौधा आप लगा सकते हैं डायरेक्ट गाय के गोबर के अंदर जिसको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जैसा कि घास है, उसको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो घास तो गाय के गोबर के अंदर भी उग जाती है। लेकिन हमने घास तो उगानी नहीं है, हमने घर वाले पौधे उगाने हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन रूटीन में इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
ऑर्गेनिक मैटर में ना स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि हमारे पास नहीं रहती। क्योंकि एक बार इस्तेमाल करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार कहेंगे अच्छा यार करते हैं, 2 दिन बाद कर लेंगे, 3 दिन बाद कर लेंगे, इस तरह गैप बढ़ता बढ़ता एक टाइम आता है कि 1 महीने में सिर्फ एक बार ही हम इस्तेमाल करते हैं, समटाइम तो वो भी नहीं करते। तो फिर नेट के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं यार कोई खाद बताओ, कौन सी खाद दूं मैं अपने पौधे को तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसको फल लगे, फल लगता है गिर जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें बाद में जन्म लेती हैं। इसलिए अगर सिर्फ यही मानकर चलेंगे कि दुनिया में सिर्फ गाय का गोबर ही खाद के लिए रह गया है, तो यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके पौधों को भी। होपफुली गाय के गोबर के बारे में आपको पता चल गया। इंशाल्लाह कल की वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। पत्तों की खाद के बारे में बात करूंगा कि पत्तों की खाद का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, उसका क्या फ़ायदा है, उसके अंदर NPK का रेशियो क्या होता है, कितने % नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होती है और किन पौधों में सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।